गुड मॉर्निंग हिमाचल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं जी। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो सुबह का बुलेटिन हम लोग शुरू करेंगे। सुबह के बुलेटिन में हम लोग तमाम उन चीज़ों की चर्चा करते हैं जो देर रात 9:30 बजे के बाद से जो है अब तक हुई होती है। रुचिका जसवाल, वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार तनेजा जी, जितेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश गंगोत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। राजू दलारिया जी, अनिल सूद जी, राधा पांडे जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सिक्किम के? ठंड होगी होगी काफ़ी वहाँ पे। सुनील कुमार जी, सविता भल्ला जी, मनु शर्मा जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबह सुबह हमारे साथी। बस थोड़े से और जुड़ जाएं तो शुरू करेंगे जी। राजेश गंगोत्रा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी गुड मॉर्निंग स्वीकार हो गई है। राजपूत समीर पठानिया जी, आपको भी बहुत बहुत सुबह की नमस्कार जी। जीतू ठाकुर किंग, कैसे हैं आप? गोपाल सिंह, विनय के, सुमित कुमार, बलदेव सिंह, गुड मॉर्निंग। मनु शर्मा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बता रहे हैं, इस खबर को बता रहे हैं। वेद प्रकाश, ज्योति वर्मा, रास्ता रेगी, गुड मॉर्निंग। तिलक शर्मा, सुमित कुमार, संजू कौंडल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानिक जी, मानिक दुग्गल, सुनीता कुमारी, सुनील राणा, अनु राणा, टेकचंद डोगरा, कमल भारती, अभि शर्मा, ठाकुर यदुपति, यशपाल ठाकुर, सीमा ठाकुर, एप्पल बर्ड्स कॉटेज मनाली, रवि कुमार, जीतू ठाकुर किंग, आप कैसे हैं? आपका फिटनेस शेड्यूल कैसा चल रहा है? सरोज शर्मा, सविता ठाकुर, सुमित कुमार। गर्मी है, धूप है। यहाँ हिमाचल में भी सुबह सुबह धूप लगती है और सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ठंड है जी। त्रिलोक जी, अमित जी, राजकुमार, राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठाकुर यदुपति जी, कैसे हैं आप? कैसी रही रैली कल कांग्रेस की? रवि शर्मा, मास्क लगाया था आपने कि नहीं लगाया था यदुपति? रवि, गगन हाजरी, पंकज भूरा, अशोक शुक्लानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनिल चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की जो तमाम खबरें हैं वो लेकर मैं हाजिर हूँ जी। और देश का अगर कोरोना मीटर की बात करें तो देश में कुल संख्या जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस की वो 6,98,220 हो गई है। और मरने वालों की जो संख्या है वो 69,80,000 जो है वो टोटल संख्या हो गई है। और 1,07,471 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो 69 लाख के आसपास जो है संक्रमण हो गया जी। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में और देश में भी बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें प्रदेश की तो दो डेथ जो है सुबह सुबह और रिपोर्ट हुई है। ये एक हमीरपुर की है और एक सरकाघाट के एरिया की। सरकाघाट के एरिया की जो डेथ है ये देर रात की रिपोर्ट है जी। सारी डेथ जो है सुबह सुबह जिनकी जो है डिक्लेरेशन करी है प्रशासन ने। निरचौक मेडिकल कॉलेज में सरकाघाट के पोंटा निवासी जो है 74 वर्षीय घोनाराम की जो कोरोना से मौत हो गई है। 8 अक्टूबर को इन्हें जो हमीरपुर से रेफर करके भेजा गया था। उधर हमीरपुर के ही एक और पेशेंट जो प्रताप नगर के हैं 42 ईयर्स के, उन्होंने कल जो है टीएमसी में दम तोड़ दिया। तो ये दो डेथ जो है लेट नाइट हुई हैं जिन्हें आज ही काउंट किया जाएगा। तो आज सुबह सुबह की ये जो बुरी खबरें दो हैं वो आपके समक्ष हैं जी। दो लोगों की और डेथ होगी कोरोना से और इसको मिला के जो 246 टोटल नंबर हो गया है। और अक्टूबर का ही नवंबर जो नंबर है वो 64 हो गया जी। और कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो पूरे जीवन पे पड़ रहा है। और प्रदेश की खबरों की और अगर बात करें तो कुल्लू का जो दशहरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है और बहुत से लोगों को उसका जो है इंतजार है, उसको बहुत सीमित स्तर पर मनाने के संकेत जो इस पर दिए गए हैं। हालांकि आज बैठक है वहाँ पे कारदार संघ और प्रशासन की, लेकिन ऐसा जो प्लान है प्रशासन का जो हमारे हमारे तक सूचना पहुंची है उसके मुताबिक सिर्फ 200 लोग जो है रथ खींचेंगे इस बार। पहले तो कि जो भी चाहता था, जिसकी भी इच्छा थी, जिसको भी स्थान मिलता था वो रथ खींच सकता था, लेकिन इस बार सिर्फ 200 लोग होंगे और उनका भी शायद टेस्ट करवा के जो है उनको इस तरह की अनुमति होगी। हालांकि बाकी चीज़ें अभी आएंगी बाहर, अभी लंबा समय है, अभी आज पहली मीटिंग है। लेकिन ये तय मानिए कि इस बार उस फैन फेयर के साथ जो कुल्लू का दशहरा नहीं होगा। स्टॉल्स भी शायद नहीं लगेंगे और जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनके स्टॉल्स नहीं लगेंगे। बाकी एक्टिविटीज़ भी जो है लिमिटेड हो जाएंगी, लेकिन जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका जो है पालन किया जाएगा। ये जो है आपको बता दें कि इतिहास में जो है 350 साल के इतिहास में जो है 1972 में जो है एक गोलीकांड के चलते जो है रघुनाथ जी जो है वो
दशहरे में नहीं आए थे और वो दशहरा जो था एक तरह से बिना रघुनाथ जी के हुआ था। ये आप कह लीजिए कि हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर रघुनाथ जी नहीं आते हैं तो कुल्लू के दशहरे का कोई मतलब नहीं है। तो देवताओं को बुलाया जाएगा, कितने देवताओं को बुलाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि देवताओं के साथ फिर उनके कारदार भी आते हैं। तो इस चीज़ पे अभी संशय है। ये आज शाम तक जो है डिक्लेरेशन इसकी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि देवताओं को बुलाया जाएगा या उनको वहीं कुछ इस तरह से इंतजाम किया जाए कि जहाँ वो हैं वहाँ उनको मनाया जाए, वहीं उनकी जो पूजा है, पूजा अर्चना है, उसके इंतजाम किए जाएँ। कुछ ना कुछ हल जो है प्रशासन निकालने की कोशिश में आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है जिला प्रशासन के साथ जो है कारदार संघ की है और उसमें जो है रूपरेखा तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ एकत्रित करने की अभी कोई जो है इस तरह की छूट नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो है कई संशय, कई इफ्स एंड बट्स हैं। तो अभी देखना होगा कि देवी देवताओं के आने से निश्चित तौर से जो है कल केंद्र के कार्यक्रम तो नहीं होंगे, लेकिन देवी देवताओं को आएंगे, किस तरह से आएंगे, कितने आएंगे ये देखना होगा, या आएंगे भी या नहीं आएंगे ये देखना होगा, क्योंकि कई चीज़ें इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं। तो जो छड़ी बरदार हैं रघुनाथ जी के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह, जो पूर्व सांसद भी थे, एमएलए भी रहे हैं कुल्लू के, उन्होंने साफ किया है कि दशहरा तो होगा, रथ यात्रा तो होगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो सरकार के आदेशानुसार ही की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है जिसमें नजर रहेगी आज पूरे दिन भर, वहाँ पे बैठक है आज। और दूसरी जो बड़ी खबर है जिसका सबको इंतजार है इंटरस्टेट बसेस की। तो इंटरस्टेट बसेस को लेकर सरकार ने अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन परिवहन विभाग इस पर लगातार काम कर रहा है। जैसे अगली बैठक होगी उसमें जो है तमाम निर्णय लेने की जो है वो बात की जा रही है। तो फिलहाल जो है ये तय किया गया है कि अगले 10 दिन के भीतर कोशिश की जाएगी कि तमाम जो इंटरस्टेट रूट्स हैं वो खोल दिए जाएं, लेकिन ये एक साथ नहीं होगा। पहले जो है कुछ ट्रायल बेसिस पे जो है बसेस भेजी जाएगी और अगर जैसे जैसे सवारियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे रूट भी जो है बढ़ते जाएंगे। सारे रूटों पर एकदम से बसें नहीं चलेंगी, लिमिटेड रूट्स पे चलेंगी। अभी दिल्ली के लिए बसें नहीं चलेंगी, लेकिन दूसरे स्टेट्स की अगर बसेज जो हैं वो आना चाहती हैं तो वो तमाम रूट्स के लिए जो है अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा का काफ़ी लंबे समय से इंटरेस्टेड हैं कि हमारे यहाँ बसें भेजी जाएँ। तो उन बसों को मना नहीं किया जाएगा और अपने जो एचआरटीसी के रूट्स हैं वो चरणबद्ध तरीके से जो है उनको जो है वर्किंग कंडीशन में लाया जाएगा। 1 या 2 बसें जो है शुरू में भेजी जाएंगी चंडीगढ़ अंबाला के लिए। जैसे मैंने कहा कि कल भी बताया हमने कि अंबाला तक का भी प्रपोजल है, अगर दिल्ली तक का बनता है तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। उधर पठानकोट के लिए 1 या 2 बसें भेजाएगी। जैसे जैसे फिर सवारियों की डिमांड बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बसों के बाकी रूट जो है वो बहाल किए जाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, AC बसेज में 50% और नॉन AC बसेज में 60% से ऊपर की सवारियाँ नहीं होंगी। और जैसे जैसे सवारियाँ बढ़ेंगी रूट बहाल होंगे। परिवहन विभाग ने ऐसे संकेत दिए हैं, परिवहन मंत्री ने भी, ये अगले 10 दिन के भीतर सभी राज्यों में से बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। सभी राज्यों के लिए, ये सभी राज्यों से, ये दो विषय हैं। के लिए का मतलब है कि हम लोग शुरू कर देंगे, तो उसके लेकर जो है अभी कुछ कहा नहीं गया। उसको लेकर यही कहा गया कि खाली बसें नहीं दौड़ाई जाएंगी, जहाँ जहाँ जो है सवारियाँ मिलती जाएंगी उस हिसाब से रूट शुरू किए जाएंगे। अभी शुरू में जो है 1 या 2 रूट्स जो है शुरू में लिए जाएंगे अलग अलग इलाके के। मान लीजिए शिमला से कोई चंडीगढ़ बस चलती है तो एक बस चलाई जाएगी, शिमला से अम्बाला के लिए चलाई जाएगी, जो दिल्ली वाली है उसको अम्बाला तक लिया जाएगा। इसी तरह ऊना से होशियारपुर का एक रूट लिया जाएगा। इसी तरह जो है कांगड़ा से होशियारपुर का या हमीरपुर से होशियारपुर का एक रूट लिया जा सकता है और कांगड़ा से पठानकोट का एक आध रूट जो है लिया जा सकता है। और धीरे धीरे जैसे सवारियां बढ़ेंगी तो उनको फिर आगे जो है एक्सटेंड किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। एक्सटेंड मतलब और बसें जो बाकी रूट्स हैं उनको भी जो है बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बाहरी राज्यों से 10 दिन के भीतर बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पंजाब के अपने रूट्स हैं वो सारे एकदम बहाल करना चाहते हैं, करें। हरियाणा के अपने रूट्स चलते हैं, सारे बहाल करना चाहते हैं, करें। इस तरह J&K और बाकी जो राज्यों की बसें आती हैं उनको जो है ओपन कर दिया जाएगा कि दे कैन कम एनी टाइम। लेकिन हमारे जो अपने रूट्स हैं उनको चरणबद्ध तरीके से सवारियों के हिसाब से जो है वो जो है उनको आगे किया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी खबर है जो कल आपको हमने बताई भी थी कि भर्तियों में गड़बड़ी और दूसरे आरोपों को लेकर जो NIT हमीरपुर के जो निदेशक हैं उनको अपने पद से हटा दिया गया है। और अभी जो है जांच इसमें खुल गई है, तो ये जांच अभी जारी रहेगी, लेकिन उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। दूसरा जो मामला आ रहा है वो हमीरपुर में जो है मेडिकल कॉलेज का आ रहा है। मेडिकल कॉलेज के जो चेयरमैन रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, आरोप है कि रिटायरमेंट के बाद वो जो सरकारी गाड़ी उनको मिलती है प्रिंसिपल के तौर पर उसको घर ले गए और अभी तक वो गाड़ी वापस नहीं आई। 30 सितंबर को वो रिटायर हुए थे शायद, और अभी देखिए 11 दिन से वो गाड़ी जो है उनके पास है। तो ये रिपोर्ट्स भी जो है आ रही हैं। और हमीरपुर में ही जो है एक
शोक कार्यक्रम के दौरान जो है कुछ प्रसाद या खाने पीने की जो चीज़ें बढ़ती हैं उसमें उसको खाने से जो है सराह करके जो है 40 लोग बीमार हो गए हैं। और वहाँ शायद भोजन विषाक्त हो गया था या जो भी प्रसाद बांटा गया विषाक्त हो गया था, तो उसको लेकर परेशानी है। और अब ये देखना होगा कि अगर 40 लोग बीमार हुए हैं तो उसमें जो है लोग आए कितने थे, क्योंकि अभी भी बाइंडिंग है, वो जो 200 लोगों की बाइंडिंग है अभी है। तो ये अपने आप में जो चिंता का विषय है। और सरकार ने एक बार फिर से कह दिया कि जो APL वाले हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको बिल्कुल भी जो है सब्सिडी का राशन नहीं मिलेगा। खाद्य पूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जो है मीडिया से बातचीत में इसको स्पष्ट किया है कि टैक्स देने वालों को जो है राशन नहीं मिलेगा। जो टैक्स नहीं देते उन्हीं को जो सस्ता राशन मिलेगा। टैक्स देने वालों को पूरे पैसे चुकाने होंगे जो कंट्रोल रेट के डिपो में होते हैं, लेकिन उनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जो है नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि डिपो जो है 10 से 5 तक खोलने का भी फैसला लिया जा रहा है और कई चीज़ें जो है की जा रही हैं, लेकिन जो टैक्स देने वाला है उनको जो है वो अभी कोई राहत नहीं मिलेगी जी। एक और बड़ा फैसला जो है वो ये ले रही है सरकार की, जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनको जो है शायद अब आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स हैं वही पढ़ाएंगी। नर्सरी KG के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इन आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्पेशल प्रशिक्षण देने की बात सामने आई है। और NCERT का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा कि निर्देशानुसार पाठ्यक्रम तैयार होगा। और सरकारी स्कूलों में केंद्रों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा धीरे धीरे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है उसका आउटफॉल है शायद, और अगले साल जो इस पर पूरा काम हो जाएगा। अभी जो है 3480 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाई जा रही हैं, तो धीरे धीरे जो है इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और इनको जो है आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उन्हीं को जो है सौंप दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक और जो है प्रावधान सरकार कर रही है नई शिक्षा नीति के भीतर के चलते। और ये देखना होगा कि इसके आउटफॉल्स, इसके आउटकम्स जो है वो क्या रहते हैं। अभी स्कूलों में कक्षाएं लगाने को, नियमित कक्षाएं लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। और जो पहली वाली व्यवस्था है कि गाइडेंस के लिए बच्चे जो हैं जा सकते हैं टीचर से बात करके और फ़ोन करके उनको जाना होगा, और अभिभावकों की सहमति पत्र भी अनिवार्य होगा। स्कूलों को कहा गया है कि इस तरह के जो सहमति पत्र हैं वो व्हाट्सएप पे भी भेजे जाएँ और हार्ड कॉपीज़ भी अगर संभव हो तो वो भी दी जाए, ताकि उसको भरवा के बच्चा आए और उसके बाद ही उसको गाइडेंस दिया जाए। लेकिन मंत्रिमंडल की जो अगली बैठक होगी उसमें ये अपेक्षित है कि क्लासेज जो है 9th 10th 11th 12th उनकी रेगुलर क्लासेज लगाने को लेकर कोई फैसला जो है वो हो सकता है जी। और उधर कल जो है भारत और चीन के बीच जो है आठवें राउंड की जो है वो वार्ता होगी, जो सीमा विवाद चला हो उसको लेकर। और ये मई से लगातार इस तरह की जो बैठक हो रही है, और ये हाई लेवल की जो है आर्मी लेवल की जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन इसी बीच जो चीन ने एक बयान दिया है कि माफ़ कीजिए, अमेरिका ने एक बयान दिया है कि चाइना ने भारत की सीमा पर 60,000 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट जो है वो की है। तो ये अपने आप में जो है बड़ा मामला है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है ये बयान दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के रक्षा मंत्रालय ने भी ये बयान दिया, और विदेश मंत्री ने खासतौर से इसको मीडिया पर जो है विदेश मंत्री जो पोम्पियो हैं उन्होंने जो है इसको जो है मीडिया के सामने जो है उन्होंने कहा है। और वो जो है वो क्वाड देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी उसके बाद जो है उन्होंने बयान दिया है। तो क्वाड में चाइना भी है, लेकिन चाइना को घेरा जा रहा है इस तरह से। और अमेरिका ने अगर ये कहा है कि 60,000 डिप्लॉयमेंट हुई है तो इसके कुछ मायने हैं, वहाँ के चुनाव से जोड़ के आप इसको दे सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से इसका मतलब ये है कि भारत चीन सीमा पर जो हालात है वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के पहले थे, कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कई साल से जो हम जिसको बोस्ट ऑफ भी करते थे कि कोई गोली नहीं चली। लेकिन अब हालात उस तरह के नहीं रहे। चाइना का जो रवैया है वो सही नहीं है, और उसको लेकर जो है वो अभी भारत भी इस वक्त जो है इस बार पूरी ताकत से जो है डटा हुआ है। और कल जो है एक बैठक है, उसको देखिए, उसके बाद क्या उसके जो है नतीजे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अगर आपने पंचायत में वोट नहीं बनवाया है, और जब तक पंचायत के चुनाव होंगे 1 दिसंबर तक, अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको इस बार जो है एडवांस में वोट बनाने की जो है सुविधा दी जा रही है। और अगर आपने नहीं बनाया तो अगले 4 दिन के भीतर 14 तारीख तक जो है आप अपना वोट बनवा सकते हैं। इस बार खास तौर से जो है निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था की है कि जो लोग 18 दिसंबर की 1 तारीख से के तक जो है वो 18 साल के हो जाएंगे वो भी वोट बना सकते हैं। पहले होता था कि जिसकी कंप्लीट है 18 साल की वही वोट बनाएगा, लेकिन अगर चुनाव से पहले, यानी एक कट ऑफ डेट रखी है दिसंबर 1 2020 से पहले अगर आप 18 साल के
हो जाएंगे तो आप अभी भी अपना बोर्ड बनवा सकते हैं। और सीबीएसई और आईएससी का जो सिलेबस है उसको और कम करने की तैयारियां हो रही हैं, इस तरह के संकेत मिले हैं। हालांकि कोई फैसला नहीं दिया गया, लेकिन इस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि थोड़ा जो अनलॉक का पीरियड गया है उसमें भी स्कूलों को उस तरह से नहीं खोला जा सका अभी। तो ऐसी स्थिति में जो है जो पहले कट लगा था 30% का, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, और सिलेबस जो है शायद 50 या 70% तक जो है, 70 तो पहले ही है, 50% तक उसको जो है कट डाउन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों पे जो है, खासतौर से जो बोर्ड की क्लास के 10th और 12th के छात्र हैं, उन पे जो है एग्जामिनेशन को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस न हो, क्योंकि एक तो वो लंबे अरसे से स्कूल नहीं गए हैं, और फिर जो है उनको जो है स्ट्रेस ना हो जाए, और घर में बैठे बैठे जो पढ़ाई है उस तरह से हो नहीं पाती है। तो इस तरह से जो ये फैसला लिया जा रहा है। तो ये कुल मिला के जो है अलग अलग इस तरह के जो मामले हैं वो तमाम खबरों पे हमने जो आपके जो है वो नज़र रखी। और एक और जो बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी किया है कि यौन अपराधों के मामले में जो है बिल्कुल कोताही न बरती जाए, और अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है यौन अपराधों को लेकर, तो उस कांस्टेबल अधिकारी जो भी उसका जिम्मेदार होगा, जो भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करेगा, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होगा। और ऐसे मामलों को जो है जांच जो है इनकी 2 माह में पूरी करना जरूरी कर दिया गया है। ये एक बड़ी एडवाइजरी जो है वो केंद्र ने शुरू करी है। और ईपीएफओ, जिनका ईपीएफओ में जो है कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जो है दिवाली तक जो है ब्याज की अपनी पहली किस्त जारी कर सकता है। ईपीएफओ जो है 8.5% की दर से जो है ब्याज देता है, और इसे 2 किस्तों में देने का फैसला किया गया था। तो पहली किस्त में जो है 8.25% जो है 8.1% के, और दूसरी किस्त में जो है 0.35% का भुगतान किया जाना है। तो ये किस्त जो है दिवाली से पहले जारी हो सकती है। तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए जो है ये अच्छी खबर है कि दिवाली से पहले थोड़ा उनका जो पर्स जो है वो हैवी हो जाएगा। और अभी जन शताब्दी ट्रेन बंद है जी, उसको कल फैसला किया जाएगा कि उसको अम्बाला से वापस ऊना आना है या नहीं आना है, क्योंकि ये पंजाब में जो और हरियाणा में जो आंदोलन जारी है किसानों का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 7 माह बाद जो है 15 तारीख से जो है शिमला कालका रेलवे पर जो है हिमालयन क्वीन जो है वो दौड़नी शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी तैयारी जो अम्बाला रेल मंडल ने कर ली है, और 7 माह से इस ट्रैक पर जो है अभी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। बीच में एक हायर्ड जो चलती है हमारे यहाँ, जो स्टीम इंजन चलता है, वो बीच में चला था। लेकिन अब जिस तरह से सैलानियों की आमद बढ़ी है बॉर्डर खुलने के बाद, तो अब उत्तर रेलवे ने जो ये फैसला कर लिया कि 15 अक्टूबर से जो है कालका दिल्ली शताब्दी भी चल जाएगी, और उसके साथ जो कनेक्टेड है वो हिमालयन क्वीन जो है वो भी चलेगी। तो ये कालका दिल्ली शताब्दी अपने निर्धारित समय 7:40 पर दिल्ली से चलेगी, और 11:45 बजे पर कालका पहुंचेगी। और कालका से शिमला के लिए दोपहर 12:10 पर हिमालयन क्वीन जो है वो शुरू होगी, और ये 5:30 बजे शिमला पहुंचेगी। अभी धीरे धीरे अभी एक रूट लिया जाएगा, फिर धीरे धीरे जो है बाकी रूट्स जो हैं वो बहाल किए जाएंगे। 7 रूट्स जो हैं इस पे जो है तुरंत प्रभाव से जो है चरणबद्ध तरीके से जो है बहुत सारे जो हैं अप्स एंड डाउन जो चलती है, अप डाउन चलती हैं, उनको जो है बहाल करने की तैयारी है। तो बसें, ट्रेन सब खुल रहा है धीरे धीरे, और सारी चीज़ें पटरी पे आ रही हैं। लेकिन जीवन भी पटरी पे आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और जीवन को जो है जीवन की पटरी के समांतर ख्याल रखिएगा कि अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, और अभी जो है अभी उस तरह की कोई ठहराव जो है या कोई मंदी जो है कोरोना के मार में नहीं नजर आ रही है। कल भी 288 केस आए हैं, 400 लोग हालांकि रिकवर हुए हैं, रिकवरी अच्छी है। और पिछले 5 दिनों से एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो 3000 से कम हो गई है संख्या एक्टिव केसेस की, 2718 रह गई है। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी पर कई सवाल हैं अभी, क्योंकि अभी नीति बदल गई है लोगों को डिस्चार्ज करने की, और बिना टेस्ट के भी उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो अभी कई चीज़ें जो हैं भविष्य के लिहाज से जो संवेदनशील है, हम लोगों को देखना होगा। तो ये बता दिया जी। सुनील कुमार जी आप लेट आए, इसलिए आप नहीं देख पाए, इसको सुन पाए, और मैंने बता दिया जी। और यूनिवर्सिटीज़ को 15 ये जो है ताकीद कर देगी आशीष जम्वाल की 1 नवंबर के बाद जो यूनिवर्सिटी चरणबद्ध ढंग से जो है रिसर्च वालों के लिए खुल जाएंगी, उनको खोल दिया जाएगा।
और फिर यूनिवर्सिटीज़ को ये भी कहा गया कि 1 नवंबर के बाद अपने कॉलेजेस को खोलने के लिए भी जो आप SOP के तहत जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये राज्यों पे छोड़ दिया गया और जो संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन पे छोड़ दिया गया, जिनके अंडर कॉलेज हैं उन पे छोड़ दिया गया है। तो देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी सारी नज़र जो है स्कूल पे है। अगले मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल और इंटरस्टेट बसों का जो है फैसला फाइनल हो सकता है। लेकिन इंटरस्टेट बसों को लेकर जो है सरकार ने कह दिया है कि बाहर से आने वाले जो अगले 10 दिन के भीतर जो जो रूट्स आएंगे उनको हम अलाउ कर देंगे, और हमारे यहाँ से जो इंटरस्टेट बसें जाएंगी वो सवारियों के आधार पर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। पहले कुछ रूट खोले जाएंगे, सवारियाँ बढ़ेंगी तो उन्हीं रूटों पर जो बाकी बसें चलती हैं उन्हीं रास्तों पर उन्हीं शहरों के लिए वो भी खोल दी जाएंगी। तो 2 डेथ लेट नाइट हुई है। रीमा राणा हमसे पूछ रही थी लेट नाइट हुई हैं। एक जो है मंडी सरका घाट के पौंटा गांव में, पौंटा सरका घाट का गांव है, पौंटा साहिब नहीं है, पौंटा गांव है ये सरका घाट का। गुनाराम इनका नाम है। 74 इनकी आयु थी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इनको हमीरपुर से शिफ्ट किया गया था 8 तारीख को, और कल इनकी जो है लेट नाइट डेथ होगी। और हमीरपुर के ही प्रताप नगर के रहने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति की भी जो है कोरोना से TMC में मौत होगी। लेट नाइट जो है ये डेवलपमेंट है। तो कल हमारे पास जो है 3 डेथ्स हुई थी और लेट नाइट 2 डेथ जिनको आज दर्ज किया जाएगा, और इन 2 को मिलाकर जो है हमारे पास 246 डेथ हो जाएंगी, और इसी महीने की जो है वो 64 डेथ हो जाएंगी। तो अभी किसी भी तरह से जो है आराम नहीं है, और बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता है अभी, और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सतर्क रहिए और सजग रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में ना ही जाए तो बेहतर है। आपने देखा कि कल एक हमीरपुर की भी हमने खबर बताई कि 40 लोग जो है विषाक्त भोजन खाने से एक आयोजन में गए थे, वो बीमार हो गए, और अब वहाँ चिंताएं कई तरह की गिर जाती हैं। और ऐसे में जो है बेहतर है कि आप कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लें और अपना ख्याल रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का प्रयोग करें और हाथ धोते रहें। आदित्य कौशल मैंने यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया जी। एकेडमी का अभी कोई फैसला नहीं हुआ जी, प्रशिक्षण एकेडमी का लवली शर्मा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगली मंत्रिमंडल की बैठक जो किन्हीं कारणों से टल गई है, मुख्यमंत्री की क्वारंटाइन होने के कारण जो टल गई है, तो उसमें जो है कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जी। थैंक यू वेरी मच रीमा राणा, प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के सुझाव के लिए, और मुलाकात होती है जी दिन में। शिमला का कोरोना अपडेट मैंने रात को दे दिया था जी। 45 केसेज आए थे वहाँ के, तो मैंने दे दिया था नितेश जी, आप उस बुलेटिन को देख सकते हैं, शिमला के कोरोना बुलेटिन को। 45 ओवरऑल मैं बता देता हूँ। बिलासपुर में 16 केस आए थे कल, चंबा में 16 केस आए थे, हमीरपुर में भी 16 केस आए थे, कांगड़ा में 30 केस आए थे, और कुल्लू में 25 केस आए थे, लाहौल स्पीति में 34 केस आए थे, इसमें से 4 लोकल थे और 30 जो थे वो ग्रेफ के मजदूर थे। मंडी में 60 केसेज आए थे अलग अलग एरिया से, और 3 IRBN के भी थे इसमें, जो बटालियन है पंडोह में उसके भी, जहाँ 32 लोग पहले पॉजिटिव। शिमला में 45 केसेज आए थे, और लोकल शिमला के आसपास के अलावा रामपुर और रोहड़ू वाले भी एरिया के केसेस में शामिल हैं। सिरमौर में 9, सोलन में 28 और ऊना में 9 केसेज आए थे। ऊना की डिटेल जो है कल रात को हम नहीं दे पाए थे, तो हमारे जो संवाददाता हैं हमारे, उन्होंने आपको शायद ये डिटेल दी है, और अगर नहीं दी है तो इस बार एक और ऊना की डिटेल में जो फिर से आपको दे सकता हूँ जी। इसमें संतोषगढ़ के वार्ड नंबर 2 के 30 वर्षीय युवक, बसदेड़ा का 27 वर्षीय युवक, ऊना शहर के गलुआ का 35 वर्षीय जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह ग्रेट उपमंडल के बड़ो का 45 वर्षीय व्यक्ति, गोंदपुर बनेड़ा का 44 ईयर्स का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो है 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, ये 5 RT-PCR के, जिसमें लोहारली के एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव आए गए हैं, जिनमें 53 साल का एक व्यक्ति, उसकी 50 साल की उसकी पत्नी और 22 वर्षीय बेटी संक्रमण का शिकार हुई है, कि परिवार के जो हैं लोहारली गांव है ग्रेट मंडल का। इसके अलावा ऊना की 25 वर्षीय युवती जो है वो भी पॉजिटिव पाई गई। तो ये 9 केसेस लेट नाइट जो हैं वो इनकी डिटेल आई है, और हमने जो है इसको जो है आपको जो है डिटेल नहीं बता पाए थे, लेकिन नंबर हमने बता दिए। रूपाली भगौरिया कल भी जो है धर्मशाला में 2 केसेज आए आसपास, एक बिल्कुल धर्मशाला प्रॉपर का है, लेकिन उसका नाम दिया गया हमारे पास, वो हम शेयर नहीं कर सकते आपसे, और ये शायद आपका जो इलाका है रामनगर श्यामनगर वाला, उसके आसपास का ही मामला है। एक मिनट में फिर से इसको देख देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ अगर दिख जाता है, क्योंकि लंबी लिस्ट थी 30 लोगों की, तो उसमें ये भी देखना होता कि कहाँ पे जो है वो पॉसिबल था ये मामला। एक जो एक तो जेल के केसेज आए हैं रूपाली भगौरिया कल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 केसेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट जेल के आए हमारे पास। वार्ड नंबर 9 है को धर्मशाला का, वहाँ से 80 ईयर्स के एक मेल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये धर्मशाला के मेन केस है, 7 केस मेन थे धर्मशाला के,
और धर्मशाला प्रॉपर के यही केस है। एक केस और था शायद धर्मशाला के आसपास के किसी सवर्ग का, वो मुझे देखना होगा। सराहा है, सराहा या सराहा है, वहाँ का एक केस है 55 ईयर्स मेल। तो वार्ड नंबर 9 का एक केस है, 50 सराहा का एक केस है, और जेल के केस हैं जी हमारे पास। जेल के हमारे पास 6 केसेज हैं जी। वार्ड नंबर 9 का भी 80 ईयर्स के मेल पॉजिटिव पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।